लंदन की सड़कों पर एक सुबह नई उम्मीदों की तरह आई थी। वहां रहते थे बलराज सिंह, एक अनुशासन प्रिय भारतीय पिता जो अपने संस्कारों और परंपराओं में पूरी तरह रचे बसे थे। उनकी एक बेटी थी, सिमरन। सिमरन अपने सपनों में रंग भरने वाली एक ऐसी लड़की थी जो हर बात में अपने पापा की खुशी देखती थी, मगर मन के किसी कोने में वो उड़ानें भी भरती थी जो पिंजरे से बाहर होती हैं। सिमरन की दुनिया किताबों में, कविताओं में और एक ऐसे जीवन के सपने में बसी थी जहां प्रेम हो, स्वतंत्रता हो और शायद कोई राज हो। सिमरन ने कभी किसी से इश्क नहीं किया था, लेकिन अपने ख्वाबों में वो एक हमसफर के साथ बातें करती, उसकी आंखों में अपना चेहरा देखती और कभी उसकी बाहों में खुद को महफूज पाती। वहीं दूसरी ओर था राज मल्होत्रा, एक शरारती, बेफिक्र और जिंदा दिल लड़का जो लंदन के खुले माहौल में पला बड़ा था। उसके पिता धर्मवीर मल्होत्रा एक खुशमिजाज आदमी थे जो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। राज की जिंदगी में कोई ठहराव नहीं था, लेकिन दिल साफ था। प्यार का कोई अनुभव तो नहीं था, मगर उसकी बातों में, हंसी में और नजरों में एक आकर्षण था जो अनजाने में किसी का दिल छू जाए। एक दिन बलराज सिंह ने सिमरन को एक खत सौंपा। वो खत किसी किताब की तरह था जिसमें उसकी जिंदगी का नया अध्याय लिखा था। बलराज ने तय कर लिया था कि अब समय आ गया है सिमरन की शादी का, और वो शादी भारत में होनी थी, अपने पुराने दोस्त अजीत सिंह के बेटे कुलजीत से। सिमरन चौंकी, परेशान हुई, मगर कुछ कह ना सकी। उसने बचपन में पापा से एक वादा किया था, जो भी वो कहेंगे वो चुपचाप मान लेगी। लेकिन दिल, वो कहाँ किसी वादे की परवाह करता है। सिमरन ने पापा से एक विनती की, शादी से पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ यूरोप घूमना चाहती हूँ। एक बार जिंदगी को अपने तरीके से जी लेना चाहती हूँ। बलराज कुछ देर चुप रहे, फिर बेटी की आंखों में वो मासूम चाहत देख हाँ कह दी। ये नहीं जानते थे कि यह हाँ सिमरन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। और उधर राज कॉलेज की पढ़ाई जैसे तैसे पास करके अपने दोस्तों के साथ यूरोप ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा था। पापा से थोड़े झूठ बोले और दोस्त करण और अर्जुन के साथ निकल पड़ा अपने सफर पर, बेफिक्री, मस्ती और एक अलग दुनिया की खोज में। और वही ट्रिप, वो यूरोप यात्रा, वो ट्रेन जहां पहली बार सिमरन और राज की टकराहट हुई। एक झटका, एक गलती और सिमरन का सामान ट्रेन में छूट गया। राज ने हंसते हुए कहा, इसे तो बचपन से ही चीजें खोने की आदत है। सिमरन भड़क गई। उसे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर राज को मजा आ रहा था। उसे ये लड़की अलग लगी। उसकी सादगी, उसका गुस्सा, उसकी बातें, सब कुछ दिलचस्प लगा। धीरे धीरे वो सफर आगे बढ़ता रहा। यूरोप की वादियों में, नदी किनारे, पुराने शहरों की गलियों में उनके बीच छोटी छोटी तकरारें होती रहीं। राज की शरारतें और सिमरन का गुस्सा एक खेल जैसा बन गया था, लेकिन हर बहस के पीछे एक हल्की सी मुस्कान छुपी होती थी। एक दिन एक छोटे शहर में जब सब दोस्त सो गए थे, सिमरन और राज अकेले रह गए। किस गए। उन्होंने बातें की, जिंदगी की, घर की, रिश्तों की। और वहीं सिमरन ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का जो इतना शरारती दिखता है, उसके दिल में बहुत गहराई है। राज ने भी जाना कि इस लड़की में एक मासूम जज्बा है जो उसे अपने करीब खींच रहा है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक दोस्ती थी, शायद उससे थोड़ी ज्यादा। यात्रा के आखिरी दिन एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। सिमरन ने शराब पी ली, गलती से। राज ने पूरी रात उसकी देखभाल की और अगली सुबह जब वो उठी तो डर गई। राज ने मजाक में कहा कि हम दोनों ने रात शादी कर ली। सिमरन के होश उड़ गए। फिर राज ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद सिमरन की आंखों में कुछ बदल गया और राज की मुस्कान में भी। सफर खत्म हुआ, विदाई का वक्त आया। सिमरन की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। राज भी बस मुस्कुराया और कहा, अच्छा हुआ, तुम जैसी लड़की को कोई भी पागल प्यार कर सकता है, और मैं तो पागल ही हूं। दोनों अपने अपने रास्तों पर लौट गए, मगर दिल, वो अब एक ही रास्ते पर चल रहा था। लंदन लौटते ही सिमरन चुप रहने लगी। वो अब वही लड़की नहीं रही थी जो सिर्फ अपने पापा की बात मानती थी।
अब उसके दिल में कोई और बस चुका था राज। उसने अपनी माँ से सब कह दिया, यूरोप में मिले एक लड़के के बारे में, उसके साथ बिताए उन लम्हों के बारे में और इस नए एहसास के बारे में जो वो खुद समझ नहीं पा रही थी। उसकी माँ परेशान थी, मगर माँ थी, उसने बेटी की आंखों में सच्चाई देखी। लेकिन बलराज सिंह, वो सुनते ही आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना कुछ कहे फैसला सुना दिया, हम अब यहीं नहीं रहेंगे, हम भारत लौट रहे हैं, हमेशा के लिए। सिमरन कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में वही सपना था जो अब टूटने वाला था। भारत की मिट्टी में कदम रखते ही बलराज सिंह को सुकून महसूस हुआ। लंबे समय के बाद वो अपने देश, अपनी परंपराओं और अपनी जमीन पर लौटे थे। उनके साथ सिमरन भी थी, मगर उसकी आंखों में जो धुंध थी वो कोई भी देख सकता था, बस उसके पापा नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपनी बेटी को एक अच्छे भारतीय घर में ब्याह देना। पंजाब के एक गांव में, जहां खेतों की हरियाली हो, जहां मंदिर की घंटियां सुबह का आरंभ करें और जहां रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं, वहीं अजीत सिंह रहते थे, बलराज के बचपन के मित्र, जिनका बेटा कुलजीत अब सिमरन का होने वाला पति था। कुलजीत एक हट्टा कट्टा, दिखने में तो खूब आत्मविश्वासी, मगर अंदर से एकदम अलग, घमंडी, अक्खड़ और स्त्रियों को एक वस्तु समझने वाला। बलराज सिंह ने सब तय कर दिया, सगाई की तारीख, शादी की तैयारियां और सिमरन के लिए घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। मगर सिमरन का मन कहीं और भटकता रहा। वो हर सुबह खिड़की से आसमान देखती। क्या वो यूरोप में बिताए कुछ दिनों का सपना था या सच? क्या राज भी उसे याद करता होगा? इधर लंदन में राज भी बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे की मस्ती जैसे खो गई थी। दोस्तों से कम मिलने लगा, अकेला रहने लगा और एक दिन अपने पिता को सारी बात बता दी कि वो एक लड़की से प्यार करता है, मगर वो अब भारत में है और शायद अब कभी नहीं मिल सकेगी। धर्मवीर मल्होत्रा ने पहले हंसकर कहा, लड़की ही तो है, दूसरी मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने बेटे की आंखों में वो खामोश पीड़ा देखी तो उनका दिल पसीज गया और उन्होंने वही किया जो एक सच्चा पिता करता है, बेटे के प्यार की खोज में उसके साथ चल दिए भारत। राज के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, सिमरन को वापस पाना, मगर चोरी से नहीं, भागकर नहीं, बल्कि इज्जत से। वो जानता था कि सिमरन के पिता को उससे चिढ़ होगी, नफरत होगी, मगर फिर भी वो उनके ही घर में रहकर उनके दिल में जगह बनाना चाहता था। राज ने गांव पहुंचकर खुद को छुपाया नहीं। कुलजीत का दोस्त बनकर घर में दाखिल हुआ। उसकी हंसी, चंचलता और मदद करने की आदत ने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया, सिवाय बलराज सिंह के। उन्हें ये लड़का शुरू से ही कुछ ज्यादा ही चालाक लगा। लेकिन सिमरन, जब उसने पहली बार राज को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस एक झलक ने ही उसके टूटे सपनों को फिर से जोड़ दिया था। राज ने उसे समझाया, मैं तुझे लेने आया हूं, पर तेरे पापा की मर्जी से तू देखती जा मैं कैसे उनके दिल में अपनी जगह बनाता हूं। धीरे धीरे राज ने घर वालों का भरोसा जीतना शुरू किया। शादी की तैयारियों में वो सबसे आगे रहने लगा। कुलजीत के पिता को वो पसंद आने लगा, यहाँ तक कि कुलजीत भी उसे अपना खास दोस्त मान बैठा। मगर बलराज सिंह की आंखें हमेशा चौकस रहती। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता था और एक दिन उन्होंने सिमरन से पूछ ही लिया, तू इस लड़के को जानती है? सिमरन ने डरते हुए कहा, हाँ पापा, ये वही लड़का है जिससे मैं यूरोप में मिली थी। और उस पल बलराज का खून खौल उठा। उन्होंने राज को बुलाया और साफ कहा, मैं जानता हूं तू क्या चाहता है, पर मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। तू चला जा यहाँ से, वरना मैं खुद तुझे निकलवाऊंगा। राज चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा, मैं बिना आपकी इजाजत के एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि मैं चला जाऊं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आप खुद मुझे अपनी बेटी देंगे। बलराज ने उसे घर से निकाल तो नहीं दिया, मगर अंदर ही अंदर नफरत करने लगे। मगर माँ, सिमरन की माँ, उन्होंने राज की आंखों में कुछ देखा जो बाकी सबने नजरअंदाज किया और उन्होंने राज को आशीर्वाद दिया, तू जो कर रहा है वो सच्चा है, मैं तेरे साथ हूं। शादी का दिन करीब आता जा रहा था। सिमरन की आंखें हर दिन बुझती जा रही थीं। वो राज से कहती, क्यों नहीं हम भाग जाते, मेरा दम घुट रहा है। मगर राज बस एक ही जवाब देता,
अगर मैं तुझे ले जाऊं तो तेरे पापा हमेशा तुझे वापस बुलाने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए सोचेंगे। मैं तुझे तभी ले जाऊंगा जब वो खुद तेरा हाथ मेरे हाथ में रखेंगे। और तभी एक दिन कुलजीत को सच्चाई का पता चल गया। उसे सिमरन और राज की बातों का शक हो गया था। उसने दोनों को एक साथ देख लिया। उसकी आंखों में आग जल उठी और उसने फैसला कर लिया, इस लड़के को सबक सिखाना होगा। कुलजीत के मन में शक के बीज अब शक नहीं रहे थे, अब वे जलते हुए अंगारे बन चुके थे। राज की हर मुस्कुराहट अब उसे चिढ़ाने लगी थी। सिमरन की हर चुप्पी अब उसे डराने लगी थी। और उस रात जब उसने अपनी आंखों से राज और सिमरन को एकांत में बातें करते देखा, उसके भीतर का वहशी जाग गया। उसने अगले ही दिन अपने कुछ गुंडा दोस्तों को बुलाया। ये वही दोस्त थे जो ताकत और हिंसा से अपनी मर्दानगी जताते थे। उसने ठान लिया था राज को सबक सिखाना है और अब की बार कोई हंसी मजाक नहीं होगा। उधर राज अब भी पूरे घर की खुशियों में खुलकर हिस्सा ले रहा था। उसका विश्वास अब भी अडिग था कि एक दिन बलराज सिंह खुद अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। शाम को जब शादी की रस्मों की तैयारी हो रही थी, कुलजीत ने राज को अकेले एक पुराने गोदाम की ओर बुलाया, ये कहकर कि कुछ जरूरी बात करनी है। राज अपनी सहजता में चला गया और वहां पहुंचते ही चारों तरफ से उस पर हमला हो गया। लात, घूंसे, डंडे कुलजीत और उसके दोस्तों ने राज को बेरहमी से पीटा। राज का खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में न तो डर था न ही हार। हर वार पर वो बस एक बात सोचता रहा, सिमरन क्या करेगी जब उसे मेरी हालत का पता चलेगा। सिमरन को जब राज की हालत के बारे में पता चला तो उसका दिल बैठ गया। वो बिना कुछ सोचे दौड़ी उस पुराने गोदाम तक, और जब उसने देखा कि राज जमीन पर पड़ा है, खून में लथपथ, फिर भी मुस्कुरा रहा है, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो रो पड़ी, चिल्लाई, राज को अपनी बाहों में समेट लिया और सबके सामने कह दिया, मैं इससे प्यार करती हूँ। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। सिमरन के आंसुओं में वो सच्चाई थी जिसे कोई झुठला नहीं सकता था, मगर उस सच्चाई के बीच में खड़ा था उसका पिता बलराज सिंह। उसे अपनी बेटी का यह ऐलान दायित्व नहीं गया आवा। वो वहीं पहुंचा और राज को खींचकर खड़ा किया। तूने मेरी बेटी को बहकाया है, तूने मेरे घर की इज्जत पर धब्बा लगाया है। राज ने आंखें झुकाईं और जवाब दिया, मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की है और इज्जत से की है। अगर आप कहें तो अभी चला जाऊं, मगर आपका नाम लेकर नहीं, आपकी इजाजत लेकर। बलराज ने उसे वहीं से जाने को कहा और राज वो चला गया। उस रात सिमरन ने खाना नहीं खाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, खून से लथपथ राज की। माँ ने पास आकर उसका सिर सहलाया और कहा, जो रिश्ता दिल से जुड़ता है उसका कोई मजहब, कोई रीति नीति नहीं होती। तू उससे प्यार करती है तो उसे पाना तेरा हक है। मगर क्या यह हक बलराज सिंह मानेंगे? अगले दिन शादी का मंडप सजा, ढोल बज रहे थे, बारात आने को थी, मगर दुल्हन की आंखें वीरान थीं। राज अब गांव में नहीं था। सबको लगा कि वो चला गया, लेकिन सिमरन जानती थी कि उसका राज कहीं नहीं गया। और फिर अचानक गांव के बाहर एक ट्रेन स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। राज खड़ा था पापा के साथ। वो जाने वाला था, मगर उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, राज। वो पल जैसे वक्त थम गया हो। सिमरन दौड़ती हुई आई। पीछे से बलराज सिंह भी आए। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और विवशता भी। सिमरन ने कहा, पापा, मैं नहीं जानती सही क्या है, गलत क्या है, मगर मैं राज के बिना नहीं जी सकती। बलराज सिंह कुछ देर चुप रहे। भीड़ देख रही थी, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। मगर उस दिन उन्होंने वो किया जो शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने सिमरन का हाथ पकड़ा और राज के हाथ में रख दिया। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। और बस कहानी वहीं पूरी हुई नहीं, बल्कि वहीं से जिंदगी शुरू हुई। वो प्यार जो बिना छुपे, बिना भागे, सिर्फ इज्जत से पाया गया, उसने साबित कर दिया
कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंतजार करने की हिम्मत भी देती है और पाने की ताकत भी। ट्रेन स्टेशन पर वो पल जहां सिमरन के पिता ने उसका हाथ राज के हाथों में देकर कहा था, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, सिर्फ एक संवाद नहीं था, बल्कि सदियों पुराने परंपराओं, डर, बंदिशों और रूढ़ियों पर एक गहरी चोट थी। वो क्षण जिसमें एक पिता ने अपने दिल के टुकड़े को खोने का डर सहते हुए भी उसकी खुशी को चुना, एक इज्जतदार मोहब्बत की जीत थी। राज और सिमरन ट्रेन में बैठे थे, मगर उनके भीतर भावनाओं का तूफान था। पहली बार राज ने बिना लड़ाई के, बिना विद्रोह के मोहब्बत को पाया था इज्जत से। सिमरन की आंखों में सुकून था और राज की आंखों में जीत नहीं, शुक्र था। ट्रेन की रफ्तार के साथ उनकी जिंदगी भी एक नई दिशा में चल पड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद दोनों लंदन लौट आए। धर्मवीर मल्होत्रा ने उनके स्वागत में ऐसा माहौल बना दिया था जैसे किसी राजा की बारात आई हो। घर फूलों से सजा और उनकी आंखें बेटे को देखकर गर्व से भरी थीं। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, एक नई जिंदगी की। शादी की रस्में लंदन में सादगी से हुईं। राज और सिमरन ने एक दूसरे को स्वीकार किया, एक वादा किया कि जिंदगी चाहे जैसी भी आए, वो एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर वक्त वादों की परीक्षा लेना कभी नहीं भूलता। शादी के कुछ महीनों बाद जब शुरुआती खुशियां सामान्य जीवन में ढलने लगीं, तब सच्चाई सामने आने लगी। राज, जो अब तक एक बेफिक्र लड़का था, उसे अब जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। सिमरन, जो अब तक अपने पिता के घर में परंपराओं से बंधी थी, उसे अब आजादी की जमीन मिली थी, मगर वो जमीन उसे डराने लगी। राज को अपने पिता के बिजनेस में उतरना पड़ा। रोज सुबह मीटिंग्स, क्लाइंट्स, टारगेट्स, स्ट्रेस, और उस बीच सिमरन को कभी कभी अकेलापन काटने लगता। वो चाहती थी कि राज उसके साथ बैठे, बातें करे, उन दिनों को याद करे जब प्यार सिर्फ नजरों में हुआ करता था। मगर अब राज को फुर्सत नहीं थी। वो सिमरन से प्यार करता था, मगर कह नहीं पाता। सिमरन कभी कभी सोचती, क्या ये वही राज है जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ी थी? एक दिन सिमरन ने कहा, राज, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, बस कुछ दिन, तुम और मैं, कोई फोन, कोई ऑफिस नहीं। राज ने हंसकर कहा, अभी बहुत काम है यार, तू समझती क्यों नहीं? सिमरन चुप हो गई। उस रात वो अकेली बालकनी में बैठी रही। राज देर से लौटा, मगर देखा कि सिमरन रो रही थी। उसके पास जाकर उसने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या हुआ? सिमरन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, तू बदल गया है राज। राज के लिए ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी सच्ची मोहब्बत को वक्त नहीं दे पा रहा था। अगले ही दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और सिमरन को लेकर एक पहाड़ी जगह चला गया। वहां दोनों ने फिर से एक दूसरे को जाना, समझा? सिमरन ने कहा, मैंने तुझसे भागने के लिए प्यार नहीं किया था। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सच्चा था, साफ दिल वाला। मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरा समय। राज ने सिर झुका लिया। उसने सिमरन से माफी मांगी और कहा, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, जो भी हूं तेरे प्यार की वजह से हूं। उनके बीच फिर से वो जादू लौट आया जो यूरोप की वादियों में शुरू हुआ था। सच्चा प्यार रुक सकता है, थक सकता है, मगर टूटता नहीं। लौटकर राज ने अपने पिता से कहा, अब मैं ऑफिस नहीं, अपने सपनों के साथ जीना चाहता हूँ। मैं सिमरन के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ, जहाँ लोग सिर्फ किताबें नहीं पढ़ें, बल्कि सच्चे रिश्तों को भी महसूस करें। धर्मवीर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। राज और सिमरन की नई जिंदगी अब एक अलग मुकाम पर पहुंच गई थी। प्यार, जो एक दौर में बस सपनों में था, अब हकीकत बन चुका था। एक साथ रहने की, एक दूसरे को हर दिन जीने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जीवन सिर्फ प्रेम की कविता नहीं होता, एक आम होता। उसमें जिम्मेदारियां, समझौते और समय की कसौटी पर खरे उतरने की चुनौती भी शामिल होती है। लंदन में राज और सिमरन ने एक छोटा सा पढ़ने पढ़ाने का केंद्र खोला। किताबें, विचार, लोगों से संवाद, यही उनकी दुनिया बन गई। सिमरन को किताबों से हमेशा प्यार था और राज को सिमरन से। तो जब उसने देखा कि सिमरन की आंखों में ये सपना पल रहा है, तो उसने बिना सोचे उसे साकार करने की ठानी। हम एक ऐसी जगह बनाएंगे
जहां लोग सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आएंगे बल्कि दिल से जुड़े रिश्तों की अहमियत समझेंगे। राज ने सिमरन से कहा था और उन्होंने वही किया। लेकिन काम आसान नहीं था। शुरुआत में केंद्र में कोई नहीं आता, किराया देना मुश्किल हो गया। दोस्तों और जानकारों ने ताने भी दिए, तुम्हें बिजनेस करना चाहिए था, ये किताबों का क्या है। मगर सिमरन ने हर बार राज का हाथ थामा और कहा, अगर मैं तेरे साथ हूं तो डर किस बात का। राज को लगता था कि सिमरन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ बुजुर्ग और फिर स्थानीय लेखक वहां आने लगे। लाइब्रेरी में किताबों के अलावा दिल की बातें भी होने लगी। सिमरन ने हर दीवार को प्यार से सजाया और राज ने हर कोने को अपनी शरारतों से रोशन किया। एक दिन बलराज सिंह का फोन आया। बेटा कैसा है? बलराज ने पूछा। राज चौंक गया। ये पहली बार था जब बलराज ने उसे बेटे कहकर पुकारा। अच्छा हूं पापा, राज ने जवाब दिया। बलराज ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, तुम दोनों को बहुत याद करता हूं। अगर आ सको तो पंजाब आ जाओ कुछ दिन के लिए। राज ने बिना एक पल गंवाए कहा, हम आ रहे हैं पापा। जब राज और सिमरन अपने गांव लौटे तो सारा गांव एक बार फिर जश्न में डूब गया। मगर इस बार शादी नहीं थी बल्कि रिश्तों का मिलन था। बलराज ने राज को गले लगाकर कहा, तू मेरी बेटी को इतना प्यार देता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं अब तुझ पर नाज करता हूं। राज की आंखें नम हो गईं। सिमरन मुस्कुराई। उसकी दो दुनियाएं अब एक हो चुकी थीं। गांव में रहकर राज और सिमरन ने वहां की लाइब्रेरी को भी नए सिरे से बसाने की ठानी। पुराने स्कूल के पास एक कमरा लिया और वहां बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालने लगे। राज बच्चों के साथ खेलता, कहानियां सुनाता और सिमरन उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और जिंदगी के पाठ पढ़ाती। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। किताबों का असर खेतों से ज्यादा गहराई से लोगों के दिलों में उतर रहा था। और इस सब का केंद्र था राज और सिमरन का सच्चा, ईमानदार प्रेम। फिर एक दिन सिमरन ने राज को एक खबर दी, राज, मैं मां बनने वाली हूं। वो क्षण जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। राज की आंखों में खुशी, हैरानी और डर सब कुछ एक साथ था। मैं अब पिता बनूंगा? हाँ, सिमरन ने मुस्कुराकर कहा। राज ने उसे गले लगा लिया। अब मैं तुझसे और भी ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि तू अब सिर्फ मेरी सिमरन नहीं रही, तू हमारे बच्चे की मां बनने जा रही है। गर्भावस्था के 9 महीने उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और सबसे भावुक पल बन गए। राज सिमरन का पूरा ध्यान रखता, उसकी पसंद की चीजें लाकर देता, उसकी किताबों की दुकान खुद संभालता और हर रात उसके पेट पर हाथ रखकर उस छोटे से जीवन से बातें करता, तू जल्दी आना मेरे यार, तुझे दुनिया दिखानी है। और फिर वो दिन आया जब सिमरन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियां छा गईं। बलराज और धर्मवीर दोनों ने बेटी को गोद में लिया और पहली बार दोनों एक दूसरे से भी खुलकर मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में लड़ाइयां, झगड़े, संस्कार और जिदें सब बेमतलब हैं अगर दिल सच्चे हों। राज ने अपनी बेटी का नाम रखा प्रेम लीला, क्योंकि वो अपने प्यार की सबसे सुंदर कहानी थी। छोटे से घर में जब एक नई किलकारी गूंजी तो जैसे हर दीवार, हर कोना और हर सांस महक उठी। प्रेमलीला राज और सिमरन की दुनिया की सबसे खूबसूरत कविता। उसका नाम जैसे सिमरन की किताबों से निकली कोई नायिका हो और राज के दिल से निकली कोई धुन। राज की दुनिया अब सिर्फ सिमरन नहीं थी, अब उसमें एक नन्हा हिस्सा और जुड़ गया था। जब वो प्रेमलीला को अपनी गोद में उठाता तो आंखों में ऐसे सपने होते जो किसी भी पिता के दिल में पलते हैं, उसे इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देना, उसे कभी दुख से दूर रखना। सिमरन, जो पहले सिर्फ एक प्रेमिका थी, फिर पत्नी बनी, अब एक मां बन चुकी थी। उसकी ममता अब हर चीज पर भारी थी। वह बेटी को पालते हुए भी राज का ध्यान रखती और लाइब्रेरी में आकर लोगों से जुड़ी रहती। धीरे धीरे प्रेमलीला बड़ी होने लगी। राज ने उसे कहानियां सुनाकर सुलाना शुरू किया। वो उसे कभी ताजमहल की कहानी सुनाता, कभी वीरों की गाथाएं, तो कभी अपनी और सिमरन की मोहब्बत की अधूरी बातें। प्रेमलीला उन किस्सों में डूब जाती और हर रात अपने पापा से यही कहती, कल अक्सर फेवरेट कहानी सुनाना, जहां मम्मा और पापा ट्रेन पकड़ते हैं। लंदन में उनका पढ़ने पढ़ाने का केंद्र अब एक मीशानी सैक्स में फैम्पायर बन चुका था। वहां बच्चे भी आते थे, बुजुर्ग भी
और अकेले दिल भी। सिमरन ने एक नई पहल शुरू की, हर हफ्ते खुला मंच जहां लोग आकर अपने दिल की बात कह सकते थे। और राज, वो बच्चों के बीच अब राज अंकल के नाम से पहचाना जाने लगा था, जो हर दुख में मुस्कुराने का तरीका सिखाता है। एक दिन प्रेमलीला स्कूल से रोती हुई लौटी। पापा, सब मुझे इंडिया वाली कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं अलग दिखती हूं। राज ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, बिटिया, अलग होना कमजोरी नहीं, खूबसूरती है। तेरी जड़ें दो दुनिया से जुड़ी हैं, एक जिसने तुझे संस्कार दिए और दूसरी जिसने तुझे सोचने की आजादी दी। तू दोनों की संतान है और इसलिए सबसे खास है। प्रेमलीला ने पूछा, मम्मा भी क्या इंडिया से आई थी? सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो प्यार से आई थी बेटा, तुझसे मिलने के लिए। समय बीतता गया। प्रेमलीला अब किशोरावस्था की दहलीज पर थी। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में समझदार और सोच में थोड़ी माँ जैसी शांत, गहरी। मगर कभी कभी वो सवाल करती, पापा, क्या आपकी भी जिंदगी आसान थी? राज हंसकर जवाब देता, नहीं बेटा, आसान नहीं थी, मगर अगर जिंदगी आसान होती तो तुझे हम कहानी क्या सुनाते। एक बार स्कूल में बच्चों को कहा गया, अपने माता पिता की सबसे खास बात पर निबंध लिखो। प्रेमलीला ने लिखा, मेरे मम्मा पापा ने मिलकर एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें इश्क के पन्ने हैं, समझ के अनुच्छेद हैं और सम्मान का आखिरी अध्याय। वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने प्यार को कभी भगाकर नहीं, समझा कर पाया। उसका निबंध स्कूल की पत्रिका में छपा। राज और सिमरन जब उसे पढ़ते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, वो आंसू जो हार के नहीं, जीत के होते हैं। पर हर कहानी में सुख के साथ साथ एक तूफान भी आता है, और उनका तूफान अब दस्तक देने वाला था। एक दिन सिमरन को तेज सिर दर्द हुआ। पहले तो सबने सोचा थकान होगी, फिर चक्कर आने लगे, याददाश्त कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर से जांच करवाई गई। रिपोर्ट आई तो जैसे राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, माइल्ड ब्रेन ट्यूमर, लेकिन शुरुआती स्टेज में है। अगर इलाज शुरू किया जाए तो संभाला जा सकता है। राज ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, डॉक्टर साहब, मेरी सिमरन को कुछ नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी आत्मा है। सिमरन ने मुस्कुराते हुए राज से कहा, अब तो तू मेरी देखभाल करेगा ना, जितना मैंने तुझे बचपन में पाला था। राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तो अब से तुझे हर रोज पहली बार प्यार करूंगा। इलाज शुरू हुआ। सिमरन के बाल गिरने लगे, चेहरे पर थकान आ गई, मगर आंखों में अब भी वही चमक थी अपने परिवार के लिए जीने की। राज हर रात उसे वही कहानियां सुनाता जो कभी वो प्रेमलीला को सुनाया करता था। एक रात सिमरन ने पूछा, राज, अगर मुझे कुछ हो गया? राज ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तू कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी कहानी अभी अधूरी नहीं है। प्रेमलीला ने पहली बार अपनी माँ को अस्पताल के बिस्तर पर देखा। उसने पास आकर कहा, मम्मा, तुम बहुत बहादुर हो। सिमरन ने धीरे से उसका माथा चूमा, क्योंकि मेरे पास तुम और तुम्हारे पापा हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर चुपचाप लड़ी जाती हैं। न नारे होते हैं, न ढोल। बस रिश्तों के भीतर की आवाजें ही होती हैं, जो तय करती हैं कि कौन हार मानता है और कौन जिंदा रहता है। सिमरन की बीमारी ने राज और प्रेमलीला की जिंदगी की रफ्तार को जैसे रोक दिया था। जहां एक तरफ अस्पताल की मशीनें लगातार बीप कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ राज का दिल रोज उम्मीद के गीत गाता। हर सुबह वो अपनी बेटी से कहता, तेरी मम्मा एक फाइटर है, ते कनी जाएगी। इलाज के दिन जैसे महीनों में बदल गए। सिमरन को कीमोथेरेपी के लिए बार बार भर्ती होना पड़ता। राज ने अपने पढ़ने पढ़ाने के केंद्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। अब उसका पूरा समय सिमरन के इलाज, दवाओं और हौसले में बीतता। सिमरन, जो कभी दूसरों को हिम्मत देती थी, अब खुद टूटती जा रही थी। बाल गिर चुके थे, चेहरा सूख गया था, मगर उसके होंठों पर मुस्कान अब भी बची हुई थी, सिर्फ राज और प्रेमलीला के लिए। एक रात जब बिस्तर के किनारे बैठा राज उसकी हथेली थामे था, सिमरन ने फुसफुसाकर कहा, राज, अगर मैं चली भी जाऊं तो तू वादा कर, तू टूटेगा नहीं।
राज ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब तक तू है मैं नहीं टूटूंगा, और जब तू नहीं रहेगी तब भी मैं तुझ में ही रहूंगा, क्योंकि तू मेरी कहानी है सिमरन, अधूरी नहीं हो सकती। सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब हर लम्हा, हर बात को ऐसे समेट रही थी जैसे कोई जाने वाला अपनी सबसे प्यारी किताब को बार बार पढ़ रहा हो। प्रेम लीला अब जवान हो रही थी। दर्द उसकी मासूमियत को थोड़ा जल्दी ले गया, मगर उसने अपनी माँ से एक वादा किया, मम्मा मैं तुम्हारे जैसे ही बनूंगी और पापा का ख्याल ऐसे रखूंगी जैसे तुम करती थी। डॉक्टर्स ने राज को बुलाकर कहा, हम कोशिश कर रहे हैं मगर अब चमत्कार की जरूरत है। राज ने जवाब दिया, प्यार ही मेरा चमत्कार है। और फिर चमत्कार हुआ। एक दिन टेस्ट रिपोर्ट में जब सुधार दिखा तो जैसे अस्पताल की दीवारें भी मुस्कुराईं। डॉक्टर ने कहा, सिमरन की हालत स्थिर हो रही है, शरीर ने इलाज को स्वीकार कर लिया है। राज की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार जिंदगी को इतने करीब से छुआ था जैसे मौत के किनारे खड़े होकर किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। धीरे धीरे सिमरन की हालत बेहतर होने लगी। अब वो घर आने लगी, मगर कमजोरी अभी भी थी। राज ने उसका पूरा कमरा फूलों, किताबों और बच्चों की ड्राइंग से सजा दिया था। प्रेम लीला हर शाम अपनी माँ के पास बैठती और कहानियां पढ़ती। एक दिन सिमरन ने कहा, राज एक ख्वाहिश है। बोल, राज ने कहा। हम तीनों फिर से यूरोप चलें, उसी ट्रेन वाली जगह जहां तू पहली बार मेरे पीछे भागा था। राज हंस पड़ा, तू तो अब भी भागने की बात करती है। सिमरन ने आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी पुराने पलों में वापस जाना ही नई जिंदगी को पहचानने का रास्ता होता है। और फिर तीनों राज, सिमरन और प्रेमलीला यूरोप की उसी यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ी रास्ते, वही पुराने स्टेशन, वही पगडंडियां, और सिमरन की आंखों में वही चमक लौट आई थी। प्रेमलीला उस ट्रेन में बैठकर पूछती रही, पापा आप मम्मा के लिए ट्रेन में क्यों दौड़े थे? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मम्मा उस वक्त मेरी जिंदगी से निकल रही थी और मैं अपनी जिंदगी को खोना नहीं चाहता था। सफर के दौरान राज ने सिमरन को वही पुरानी चेन दी जिसमें एक छोटा सा दिल झूल रहा था। अब भी तू मेरा दिल है, राज ने कहा। सिमरन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब भी? तू तो अब मेरा पति है राज। तू पहले भी मेरी थी, अब भी है, और अगर अगली जिंदगी हुई तो वहां भी बस तू ही होगी, राज बोला। यूरोप से लौटते समय राज ने मन ही मन कहा, इस बार मैंने सिर्फ प्यार को नहीं पाया, मैंने मौत से भी तुझे जीत कर पाया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना राजा के लिए, न राही के लिए, ना ही किसी प्रेम कहानी के लिए। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं, जैसे पुरानी किताबें जिनमें हर पढ़ाई पर कुछ नया अर्थ मिल जाए। राज और सिमरन अब अधेड़ उम्र की दहलीज पर आ चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर मुस्कान अब भी वैसी ही खिलती थी जैसे पहली बार मिल रहे हों। उनकी कहानी अब एक नई कड़ी में प्रवेश कर चुकी थी, प्रेमलीला का युवा जीवन। प्रेमलीला अब कॉलेज में थी, एक होशियार, संवेदनशील और आत्मनिर्भर लड़की जिसने अपने माँ बाप से न केवल प्यार सीखा था बल्कि सम्मान, धैर्य और रिश्तों की अहमियत भी। कॉलेज में प्रेमलीला की मुलाकात आरव से हुई, एक सीधा सादा पर साफ दिल वाला लड़का जिसे किताबों से मोहब्बत थी और विचारों से इश्क। आरव को जब पता चला कि प्रेमलीला अपने माता पिता की कहानी पर किताब लिख रही है तो वो उसी दिन से उसका सबसे बड़ा पाठक बन गया। वो दिन रात उसे किताबों की बातें करता, दुनिया की नजरों से मोहब्बत को देखता और प्रेमलीला उसे सुनती। धीरे धीरे बातें मुस्कुराहट में बदली और मुस्कुराहटें एहसासों में। एक दिन आरव ने उसे कहा, अगर तू राज की बेटी है तो मैं तुझसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत भी करना चाहता हूँ। प्रेमलीला को उसकी बातों में वही गहराई दिखी जो कभी उसने अपने पापा की आंखों में देखी थी, मगर वो जल्दबाजी नहीं चाहती थी। उसने कहा, अगर तू मुझे चाहता है तो मेरे पापा से मिलना होगा, क्योंकि मेरी कहानी अकेली नहीं, मेरी विरासत में दो दिलों की लड़ाई और जीत छिपी है। राज अब भी सिमरन के साथ हर सुबह बगिया में टहलता, अखबार पढ़ता और किताबें छांटता। जब प्रेमलीला ने आरव के बारे में बताया तो सिमरन मुस्कुराई। तू पक्की हमारी बेटी है, पहले इजाजत फिर रिश्ता।
राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक शर्त है। अगर उस लड़के ने तेरी आंखों में वही सच्चाई देखी जो मैंने सिमरन की आंखों में देखी थी, तो वो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा होगा। आरव को घर बुलाया गया। पहली बार वो राज के सामने बैठा, जो अब बालों में सफेदी और आंखों में गहराई लेकर बैठा था। आरव थोड़ा घबराया, पर अपने जज्बात में साफ था। सर, मैं प्रेम लीला से प्यार करता हूँ, और उससे ज्यादा मैं आपके उस प्यार से प्रभावित हूँ जिसे आप दोनों जीते आए हैं। मैं कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। राज ने आरव को देखा और बस एक ही सवाल किया, क्या तू उस दिन भी उसके साथ खड़ा रहेगा, जब वो तुझसे नाराज होगी, चुप होगी और तेरी हर बात को काटेगी? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ में हंसने का नाम नहीं, चुप रहकर भी एक दूसरे को समझने का नाम है। राज की आंखों में नमी आ गई। स्वागत है बेटे। उस शाम सिमरन ने राज से कहा, तेरी आंखें आज फिर वैसी ही थीं जैसे तब थीं जब तूने मेरे पापा से मेरा हाथ मांगा था। राज ने हल्के से उसका हाथ थामा, और तेरे हाथ अब भी वैसे ही हैं, भरोसे वाले, सच्चाई वाले। कुछ महीनों बाद प्रेमलीला और आरव की सगाई हुई, मगर राज और सिमरन ने जिद की कि पहले दोनों कुछ साल अपनी जिंदगी को समझें, अपने सपनों को पूरा करें। शादी से पहले जिंदगी को जीना जरूरी है, राज ने कहा। इस दौरान राज और सिमरन ने फिर से अपने पढ़ने पढ़ाने के केंद्र को खोला, मगर इस बार उसमें प्रेमलीला और आरव दोनों शामिल हुए। अब वो केंद्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, अब वहाँ रिश्तों पर सेमिनार होते, युवाओं को संवाद सिखाया जाता और मोहब्बत को डर नहीं, दिशा मिलती। एक दिन सिमरन बहुत थकी थकी सी दिखी। राज ने उसका माथा छुआ, हल्का बुखार था। डॉक्टर से चेकअप कराया, कुछ नहीं निकला, मगर राज का दिल बेचैन हो गया। रात को सिमरन ने कहा, राज, अब जब प्रेमलीला की जिंदगी बन रही है, मैं चली जाऊं तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी ना? राज ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, तू जब जाएगी मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं बस सांस ले रहा होऊंगा। सिमरन ने उसका हाथ पकड़ा, तो फिर वादा कर, जब तक मैं हूं तू मुझसे लड़ता रहेगा, मुझे सुनाता रहेगा और मुझे जीता रहेगा। राज हंस पड़ा, मैं तेरे बिना जीना नहीं जानता सिमरन, तेरे साथ लड़ना ही मेरी जिंदगी है। जिंदगी जब ठहरने लगती है तब अक्सर सबसे बड़ा तूफान आता है, और सिमरन की थकान जो राज को कुछ दिनों से बेचैन कर रही थी, वही तूफान बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार कोई शुरुआती स्टेज नहीं थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर राज की तरफ बहुत धीमी आवाज में कहा, कैंसर वापस आ गया है, और इस बार ये तेज है। राज को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। कितना वक्त है डॉक्टर? 6 महीने, शायद उससे भी कम। राज कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। उसकी आंखें गीली थीं, मगर चेहरे पर कोई झटका नहीं था। वो जानता था इस बार लड़ाई बड़ी है, मगर ये सिमरन की नहीं, उसकी है। वो घर लौटा तो सिमरन उसे देखकर मुस्कुराई। क्या बोला डॉक्टर? राज ने आंखें झुका ली। वो कह रहा था कुछ दिन आराम और चाहिए, बस। सिमरन जानती थी कि खुद तो छुपाया जा रहा है, मगर उसने कुछ नहीं पूछा। वो बस रोज राज के लिए चाय बनाती, प्रेमलीला की शादी की बातें करती और अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पढ़ती रहती। इधर प्रेमलीला और आरव शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। सगाई के बाद जैसे उनका रिश्ता और पक्का हो गया था। आरव अब राज का बेटा बन चुका था। रोज घर आता, सिमरन के पैर दबाता और उन्हें कहानियां सुनाता। फिर एक शाम सिमरन ने राज से कहा, अब और मत छुपा, मैं जानती हूं बकवास कम है ना। राज ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उसका हाथ थामा और सिर उसकी गोद में रख दिया। माफ कर, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर कैसे बताता कि मेरी रूह को फिर से खोने का डर लग रहा है। सिमरन ने उसकी आंखें पोंछी। डर मत राज, तूने मुझे जी लिया है, मैं तुझ में अब भी जिंदा रहूंगी। अगले दिन से सिमरन ने जैसे वक्त को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो रोज प्रेमलीला के लिए गहनों की पैकिंग करती, अपनी शादी की चुनरी निकालती और आरव को कहती, तू सिर्फ मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। मेरी बेटी को हर वक्त इज्जत देना, और जब वो चुप हो जाए तो बस उसके पास बैठ जाना, समझना नहीं, महसूस करना। शादी तय तारीख पर होने वाली थी, मगर सिमरन की हालत रोज बिगड़ रही थी। राज ने डॉक्टर से कहा,
कुछ ऐसा करो कि शादी तक सिमरन ठीक रहे। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हम सिर्फ लक्षणों को काबू में रख सकते हैं, शरीर अब जवाब दे रहा है। राज ने कहा, तब तक रुकना, जब तक मेरी बेटी की डोली ना उठे और तेरी मरीज की आंखें देख ना लें। शादी की तैयारियां पूरे जोर पर थीं, मगर इस बार सब कुछ बहुत सादगी से हो रहा था, क्योंकि हर किसी को पता था कि इस खुशी में एक अधूरी सिसकी भी छिपी है। शादी के दिन सिमरन को व्हील चेयर पर बैठाया गया। वो बेहद कमजोर दिख रही थी, मगर उसकी मुस्कान जैसे खुद फूलों को शर्मा दे। वो प्रेम लीला के माथे पर तिलक लगाते हुए बोली, बेटी, तू मेरी मोहब्बत की तस्वीर है। अब तेरी कहानी शुरू हो रही है और माँ अब तेरे भीतर हमेशा जिंदा रहेगी। राज ने सिमरन को अपने पास बैठाया। आरव के कान में झुककर कहा, आज से तू सिर्फ उसका पति नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। शादी का हर रस्म, हर मंत्र, हर आशीर्वाद सिमरन की आंखों से होकर प्रेम लीला की आत्मा तक पहुंचा। और फिर शादी हो गई। सभी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, भय के और मोहब्बत के। शादी की रात जब प्रेमलीला विदा होकर ससुराल चली गई तो सिमरन ने राज का हाथ थामा। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं तुझे छोड़ सकती हूँ। राज की आंखें भीग गईं, मगर मैं तुझे कैसे छोड़ूं? सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे छोड़ना नहीं, मुझे जीते रहना, हर उस कहानी में जिसमें मोहब्बत हो। उस रात सिमरन की सांसें धीमी हो गईं और फिर एक लंबी खामोशी में सिमरन हमेशा के लिए सो गई। राज ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बहुत धीमे से बोला, जा सिमरन, जी ले अपनी अगली जिंदगी, और जब दोबारा मिले तो फिर पहली मुलाकात जैसी नजरें देना। सिमरन की विदाई सिर्फ एक देह की विदाई नहीं थी, वो एक युग का अंत था। राज की जिंदगी की धुरी, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका सिरहाना सब जैसे चुप हो गया। जब अंतिम संस्कार हुआ, राज ने कोई आंसू नहीं बहाया। वो चुप खड़ा रहा, आंखें झुकी हुई, क्योंकि उसके भीतर एक समंदर था जो अब लफ्जों से नहीं, खामोशी से बहता था। लोग आते रहे, सांत्वना देते रहे, मगर किसी की आवाज राज के भीतर तक नहीं पहुंच पाई। वो सिमरन के कमरे में रोज जाकर बस उसकी कुर्सी पर बैठ जाता, उसकी किताबों को छूता और वो रुमाल अपने पास रखता जिसमें सिमरन ने आखिरी बार कंघी की थी। प्रेमलीला, जो अब एक बहू थी, जानती थी कि उसके पापा अब अधूरे हो गए हैं। एक शाम उसने राज से पूछा, पापा, क्या अब आप अकेले हो गए? राज ने बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, अकेलापन तब आता है जब कोई दूर चला जाए, पर सिमरन तो यही है, दीवारों में, हवा में, मेरी सांसों में। दिन बीतते गए। राज ने किताबों के उस केंद्र को फिर से खोल दिया, मगर अब वो जगह सिमरन की यादों की एक जीवित गवाही थी। उसने नाम बदल दिया, सिमरन रीडिंग सेंटर, जहां मोहब्बत पढ़ी जाती है। लोग आने लगे और अब वहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती थीं, वहां रिश्तों की कहानी सुनाई जाती थी, राज और सिमरन की प्रेम गाथा। हर शुक्रवार राज एक खाली कुर्सी पर बैठकर युवाओं से बात करता। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो भागो मत, रुककर समझाओ, संघर्ष करो, क्योंकि सच्चा प्यार मांगता नहीं, मनाता है। कई लड़के लड़कियां आते, राज से अपनी कहानियां साझा करते और जाते वक्त उसकी आंखों में एक भरोसा लेकर लौटते। फिर एक दिन प्रेमलीला और आरव ने राज के सामने एक प्रस्ताव रखा, पापा, हम चाहते हैं कि आपकी और मम्मा की कहानी पर एक किताब लिखें, ताकि दुनिया जाने की मोहब्बत सिर्फ फिल्मों की चीज नहीं होती, वो जमीनी भी होती है, सांसों में भी। राज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना रजिस्टर निकाला। ये मेरी डायरी है, हर उस दिन की जब मैं सिमरन को नहीं कह सका कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। प्रेमलीला ने वो डायरी ली और कहा, अब मम्मा की कहानी दुनिया पढ़ेगी। किताब का नाम रखा गया, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। वो किताब जब छपी तो देश विदेश में पढ़ी जाने लगी। लोग राज और सिमरन को पहचानने लगे, मगर किताब के हर पन्ने पर लिखा था, ये कहानी हमारी नहीं, हर उस दिल की है जो चुपचाप प्यार करता है। राजा वृद्ध हो चुका था, मगर उसका मन अब भी जवान था, जैसे सिमरन की आंखें अब भी उसे निहार रही हों। प्रेमलीला और आरव ने एक दिन कहा, पापा, हम अब एक बेटी को गोद लेना चाहते हैं। राज मुस्कुराया,
जिस घर में मोहब्बत हो वहां खून का रिश्ता नहीं देखा जाता, वहां दिलों से बच्चे पाले जाते हैं। और फिर एक नन्ही बच्ची उनके घर आई। राज ने उस बच्ची का नाम रखा संध्या, क्योंकि अब मेरी जिंदगी की शाम इसी उजाले में कटेगी, उसने कहा। अब संध्या की किलकारियों से घर फिर जी उठा था। राज उसे गोद में लेकर सिमरन की तस्वीर के सामने कहता, देख सिमरन, तेरी कहानी अब भी चल रही है, तेरा नाम अब भी जिंदा है। राज की उम्र अब ढलान पर थी। एक सुबह प्रेमलीला उसे कमरे में नहीं पा सकी। बाहर देखा तो पाया कि वो लाइब्रेरी में उसी कुर्सी पर बैठा था जहां हर शुक्रवार युवाओं से मिलता था। मगर इस बार उसकी आंखें बंद थीं। हाथ में सिमरन की तस्वीर थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। डॉक्टर बुलाया गया, मगर राज जा चुका था उसी शांति से, जैसे कोई कहानी अपना आखिरी शब्द कहकर समाप्त होती है। प्रेमलीला ने उसे सिमरन के बगल में दफनाया। 2 दिल, एक प्रेम, एक मिट्टी। वो कब्र के पास बैठी और धीरे से बोली, पापा, आप मम्मा से फिर मिल गए। अब आप दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। कुछ साल बाद सिमरन रीडिंग सेंटर अब एक राष्ट्रीय संस्था बन चुकी थी, जहां प्रेम, संवाद और समझदारी को पढ़ाया जाता था। और हर साल एक दिन वहां एक आयोजन होता, राज सिमरन स्मृति दिवस, जहां हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर प्रेमी बस एक ही बात सीखता, प्यार वो नहीं जो सिर्फ पाया जाए, प्यार वो है जिसे सहेजा जाए, निभाया जाए और समझाया जाए। अंतिम पंक्ति। और फिर दिलवाले दुल्हनिया ले ही गए, पर साथ ही छोड़ गए एक जिंदा मोहब्बत, जो आज भी हर दिल में धड़कती है।